बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सिस्टम यूनिट का हमारा चैप्टर कंटिन्यू है और आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उसमें को प्रोसेसर का टॉपिक है, सीरियल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग है, सिस्टम क्लॉक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हैं और पाइपलाइनिंग है। इन टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में ये टॉपिक्स रह गए थे, सो हम अपने इस लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, को प्रोसेसर क्या होता है, इसको हमने इस स्लाइड में डिस्कस करना है। को प्रोसेसर एक्चुअली एक स्पेशल एडिशनल प्रोसेसर चिप होती है जो कि मेन प्रोसेसर की कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म करने में उसकी मदद करता है। को प्रोसेसर मेन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो को प्रोसेसर था वो सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में ही इस्तेमाल होते थे। आजकल के बहुत सारे जो प्रोसेसर्स हैं, जो आजकल की कंप्यूटर्स हैं, उनमें को प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। और वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, वो कहता है ऑपरेशन परफॉर्म बाय द को प्रोसेसर में बी फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। फ्लोटिंग वैल्यूज जो होती हैं, जो फ्लोट वैल्यूज होती हैं, वो ऐसी वैल्यूज को कहा जाता है जो कि इशारिये वाली वैल्यूज होती हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक से मुराद ये कि जब इन वैल्यूज पर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको पता है कि जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनको अरिथमेटिक ऑपरेशंस का नाम दिया जाता है। और एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ये एक वैल्यू लिखी गई है 123.154 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो जनरेट होगी। इस तरह की जो प्योर मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स, जिनका रिजल्ट जो जनरेट होना होता है या इससे भी ज़्यादा, तो जो को प्रोसेसर है वो मेन प्रोसेसर की इस हिस्से में हेल्प करता है। इसके अलावा ग्राफिक्स में भी जो हो उसकी हेल्प जो वो कर सकता है। जब बहुत ज़्यादा 3 डायमेंशंस में ग्राफिक्स को रेंडर करना होता है, उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, तो उस वक्त भी को प्रोसेसर जो वो मेन प्रोसेसर की हेल्प करता है। फिर सिग्नल प्रोसेसिंग में, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में, स्ट्रिंग कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को, कि जो वर्ड्स की प्रोसेसिंग होती है। आईओ इंटरफेसिंग से मुराद ये कि इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जो वर्किंग है, उस वर्किंग में भी को प्रोसेसर जो मेन प्रोसेसर की हेल्प करता है। तो आईओ इंटरफेसिंग विद पेरिफेरल डिवाइसेस। उसके बाद वो कहता है कि मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स यूज टुडे आल्सो हैव द को प्रोसेसर, कि जो आजकल के हमारे मेन प्रोसेसर्स हैं कंप्यूटर्स के अंदर, उनके साथ भी को प्रोसेसर जो वो वर्किंग करता है। हमें इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिनके साथ अपना उनका एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है जो कि मेन प्रोसेसर की हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो वो इसकी डायग्राम है, ये ज़ियोन फी प्रोसेसर है जो कि को प्रोसेसर की जो वर्किंग करता है। इसी तरह से ये ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, या आप यूँ समझ लें कि इसको जीपीयू कहा जाता है, जो कि 3D कार्ड के ऊपर लगा हुआ होता है। 3D कार्ड बेसिकली ऐसा कार्ड है, इसको 3D एडाप्टर कार्ड का नाम भी दिया जाता है या 3D ग्राफिक कार्ड का नाम भी इसको दिया जाता है, कि जब बहुत सी जो ग्राफिकल एप्लीकेशंस होती हैं वो ये डिमांड करती हैं कि हमारे सिस्टम में 3D ग्राफिक कार्ड लगा हुआ हो, अदरवाइज वो एप्लीकेशंस रन नहीं होंगी। इसकी एग्जांपल बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, ऐसी 3D गेम्स हैं
जो कि हमारे आम जो वीडियो ग्राफिक एरे होती है जिसको VGA का नाम दिया जाता है, उस पर वो नहीं चलता। तो वो गेम ये रिक्वायर्ड करती है कि सिस्टम में जो 3D ग्राफिक कार्ड लगा हुआ हो, क्योंकि वो गेम, उस गेम में बहुत ज़्यादा रेंडरिंग जो वो की जाती है, ग्राफिक्स जो वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उन ग्राफिक्स को एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर जो वो डिस्प्ले करने के लिए आम जो हमारा प्रोसेसर है या जो ग्राफिक कार्ड होता है वो उसको जो प्रोसेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर ये जो 3D ग्राफिक कार्ड होता है उसका अपना एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है, उसकी अपनी मेमोरी होती है, वो इन ग्राफिक्स को जो वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फिर मेन प्रोसेसर को जो रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो इस तरह से ये जो को प्रोसेसर है वो मेन प्रोसेसर की हेल्प करता है। अब ये दोनों चीज़ें लगाई कहाँ पर जाती हैं, आपकी आसानी के लिए मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड जो वो ऐड की है। ये देखें, ये जो इसकी पॉइंट्स बने हुए हैं, इसी तरह ये जो पॉइंट्स इसके बने हुए हैं, ये इन स्लॉट्स के अंदर ये जो जो अडाप्टर कार्ड स्लॉट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर इनको फिक्स कर दिया जाता है। वो जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इन स्लॉट्स के अंदर जो वो फिक्स कर दिया जाता है। और ये राइट साइड पे ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारी जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो सारी इन कनेक्टर्स के साथ लगती हैं। तो वैसे ही जब हम इन कार्ड्स को इसके अंदर अटैच करते हैं तो इसके ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर एक टेम्परेरी सी उन्होंने स्ट्रिप लगाई होती है, उस स्ट्रिप को उतार दिया जाता है और ये पोर्शन खाली हो जाता है और यहाँ से हमें ये मुख्तलिफ जो इसके कनेक्टर्स नज़र आ रहे होते हैं। सो जो भी हमारे डिस्प्ले यूनिट के साथ कनेक्टर अवेलेबल हो उसको हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं। अगर VGA का कनेक्टर उसके साथ लगा हुआ है तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अगर कोई और भी इंटरफेस लगा हुआ हो तो उसको हम इसी पोर्ट के साथ जो कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पिछली स्लाइड में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर के लिए एसेंशियल नहीं होती। लाइक जिस तरह से कीबोर्ड है या जो प्रिंटर है, तो इनके बगैर भी कंप्यूटर जो रन होता है। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर का पार्ट नहीं है लेकिन हम कंप्यूटर के साथ उनको लगाते हैं अपनी वर्किंग करने के लिए, लेकिन उनके बगैर कंप्यूटर चल सकता है, उन डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम दिया जाता है। जो एसेंशियल डिवाइसेस हैं उनमें तो एक माइक्रो प्रोसेसर है और दूसरा मेमोरी है जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चलता। तो इसके बगैर इन डिवाइसेस के अलावा जो डिवाइसेस हैं जिनके बगैर कंप्यूटर चल सकता है उनको पेरिफेरल का नाम दिया जाता है या उनको पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम दिया जाता है। उसके बाद सीरियल प्रोसेसिंग आ जाती है। सीरियल प्रोसेसिंग में वो कहता है कि ऐसी प्रोसेसिंग जिसमें एक टास्क एक वक्त में कंप्लीट होता है और जितने भी टास्क होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ जो प्रोसेसर के पास आते हैं, सिक्वेंशली जो प्रोसेसर के पास आते हैं और प्रोसेसर उनको वन बाय वन जो एग्जीक्यूट करता है, उनको चलाता है। इस तरह की प्रोसेसिंग को सीरियल प्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में डिफाइन किया जा रहा है कि प्रोसेसर के पास जो टास्क पहले आता है उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी इसको फीफो का नाम दिया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो टास्क पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिंगल प्रोसेसर पे जो रन हो रहे होते हैं उनको सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जो कि हमारे कंप्यूटर को वर्किंग के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर पे कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होना उस पर ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद उस डिवाइस का
वो सिस्टम जो कि उस पर इंस्टॉल्ड है, लाइक जैसे हमारे कंप्यूटर पे विंडोज 7 इंस्टॉल होती है या विंडोज़ 10 इंस्टॉल होती है या कोई और जो वो सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास चैप्टर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। बहरहाल वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिंगल प्रोसेसर पे रन हो रहा होता है उसको सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक वक्त में एक ही टास्क जो वो परफॉर्म किया जाता है, एक ही टास्क एग्जीक्यूट किया जाता है और बकिया जो टास्क होते हैं वो एक क्यू की सूरत में जो वो वेट करते हैं। सो जो हमारे पास अर्ली स्टेज पर जो कंप्यूटर्स आए थे जिनको पेंटियम 3 या पेंटियम 4 का नाम दिया गया था, ये जो 2000 से पहले जो वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे 99 में 98 में। सो वो कहते हैं कि इनको सीरियल प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स का नाम दिया गया था। बेसिकली ये पेंटियम 3 और पेंटियम 4 ये इंटेल ब्रांड के प्रोसेसर्स के नेम हैं कि इंटेल ने एक प्रोसेसर बनाया था जिसको नाम उसने पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 रखा था। तो प्रोसेसिंग पावर के लिहाज से जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो पेंटियम 1 था और इसकी जो स्पीड थी वो 233 मेगाहर्ट्ज थी। फिर पेंटियम 2 इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसकी स्पीड 400 मेगाहर्ट्ज थी। फिर उसके बाद पेंटियम 3 इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसकी स्पीड जो 500 मेगाहर्ट्ज से लेकर ऑनवर्ड थी। और फिर पेंटियम 4 जो वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसकी स्पीड गालिबन 1 गीगाहर्ट्ज थी या उससे ज़्यादा थी। तो ये जितने भी प्रोसेसर्स थे ये सारे सीरियल प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स थे और इन पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता था वो विंडोज़ 95 और विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम जो तब इंट्रोड्यूस करवाए गए थे और इन कंप्यूटर्स पर यही जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ये रन होते थे। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। उसके बाद ये एक डायग्राम है जिसमें बताया जा रहा है कि टास्क जो 1 बाय 1 जो है वो प्रोसेसर के पास एक क्यू की शक्ल में आते हैं और 1 बाय 1 जो वो प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करता है। ये एक सीरियल प्रोसेसिंग की एग्जांपल है। फिर उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग आ जाती है। पैरेलल प्रोसेसिंग वो कहता है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं या मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं जो कि प्रोसेसिंग की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको पैरेलल प्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है। हमारा जो टास्क होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है और डिवाइड करने के बाद वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको तमाम प्रोसेसर्स कॉन्करेंटली जो वो एग्जीक्यूट करते हैं। कॉन्करेंटली का मतलब ये होता है एट ए टाइम, एक ही वक्त में वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यानी अगर एक प्रॉब्लम है उसको अगर उन्होंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है तो पांचों प्रोसेसर जो वो एक एक पार्ट जो वो एट अ टाइम एग्जीक्यूट करते हैं और सारे एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो इकट्ठा करके फिर मेन प्रोसेसर को दे देते हैं। तो इस तरह से वो टास्क जो कि एक प्रोसेसर ने ज़्यादा देर में परफॉर्म करना था वो टास्क डिवाइड करके उन तमाम प्रोसेसर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और वो इंडिविजुअली जो उसको एट अ टाइम जो सॉल्व करते हैं और फिर जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर की सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर्स यूज द पैरेलल प्रोसेसिंग इन कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस लाइक वेदर फोरकास्टिंग कि जो सुपर कंप्यूटर्स थे वो भी पैरेलल प्रोसेसिंग को ही यूज करते थे। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पैरेलल प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हैं या मल्टी कोर प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हैं उनको पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। और इसकी एग्जांपल्स विंडो 7 है, विंडो 8 है, 10 है। ये उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं। अब इसकी फर्दर जो एग्जांपल है कि जो प्रॉब्लम है उसको जो वो डिफरेंट जो यहाँ पर देख रहे हैं आपके मुख्तलिफ हिस्सों में जो तकसीम किया जाता है और
मैंने कहा कि मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं और वो मल्टीपल प्रोसेसर्स के पास जो वो प्रॉब्लम भेजी जाती है और वो सारे जो साइमल्टेनियसली जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट जनरेट कर देते हैं। ये सिक्वेंशियल और पैरेलल प्रोसेसिंग की एक और एग्जांपल जो वो आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि इन दोनों क्यूज़ को जो वो एंटरटेन करेगा, जबकि पैरेलल प्रोसेसिंग की एग्जांपल में वो कहता है कि इस क्यू के लिए अलग से एक प्रोसेसर या एक पर्सन बैठा हुआ है और इस क्यू के लिए अलग से पर्सन बैठा हुआ है और वो इनको एट अ टाइम जो वो डील कर रहे हैं। क्यों पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज़ किया जाता है? वो कहता है कि इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। देखें, जो हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जिसको हो सकता है सॉल्व करने के लिए हमें 5 मिनट लगें, तो वो 5 मिनट की जो प्रॉब्लम थी उसको जितने भी हमारे पास प्रोसेसर्स होते हैं उन प्रोसेसर्स में इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो सारी वर्किंग जो उनमें डिवाइड कर दी जाती है और डिवाइड करने के बाद वो जो प्रोसेसर्स हैं वो अपनी अपनी वर्किंग जो परफॉर्म करते हैं और अपनी अपनी वर्किंग परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट है उसको कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद फिर रिज़ल्ट मेन प्रोसेसर के पास भेज दिया जाता है। तो इस तरह से वो काम जो बहुत ज़्यादा देर के लिए जो वो होल्ड किया जाता है उसको जब हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसर्स में तो वो वर्किंग जो वो जल्दी से परफॉर्म हो जाती है। तो इससे सबसे पहला एडवांटेज कि हमारा टाइम जो वो सेव हो जाता है। दूसरा ये कि जो लार्ज प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में जो वो हेल्प आउट करता है पैरेलल प्रोसेसिंग, और कंकरेंसी जो वो आपको प्रोवाइड की जाती है कि बहुत सारे जो टास्क हैं वो एट अ टाइम जो वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 3-4 जो वो जो प्रोग्राम्स हैं उनको आपने रन करना है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने जो वो इंटरनेट पे ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है और आप जो वो ब्राउजिंग उसमें कर रहे हैं और मेन वाइल जो वो आपने कोई सॉन्ग्स की वीडियो जो वो चलाई हुई है, सॉन्ग्स भी जो साथ साथ चल रहे हैं, तो वो दोनों एप्लीकेशंस कंकरेंटली रन हो रही हैं। तो जो पैरेलल प्रोसेसिंग है वो इसको जो ज़्यादा जो वो स्मूथली रन करेगी। जबकि जो सीरियल प्रोसेसिंग है उसने तो टाइम शेयर करना है, उसने हो सकता है वो 1 सेकंड इस एप्लीकेशन को दे, दूसरा सेकंड जो वो दूसरे एप्लीकेशन को दे, तो वो टाइम शेयर करती है क्योंकि एक वक्त में एक ही टास्क रन करना है, एक ही प्रोसेसर है। लेकिन जब मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे तो वो मल्टीपल एप्लीकेशंस या मल्टीपल जो हमारी टास्क्स हैं उनको कंकरेंटली वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसलिए जो पैरेलल प्रोसेसिंग है वो सीरियल प्रोसेसिंग से जो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद 2 टाइप्स आ जाती हैं पैरेलल प्रोसेसिंग की। एक जो टाइप है उसको सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा का नाम दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा पर परफॉर्म कर दी जाती है और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन उन मल्टीपल डेटा से मुराद ये कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा पर परफॉर्म की जाती हैं। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक इंस्ट्रक्शन प्लस की ली गई और वो जो प्लस की इंस्ट्रक्शन है वो मल्टीपल आपके डेटा पर जो वो जहाँ पर प्लस करना है उस वैल्यू को एट अ टाइम जो प्लस कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ले ली जाती हैं, लाइक जहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर प्लस करना है, जहाँ पर डिवाइड करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल आप जो वो कह सकते हैं उनको। तो वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा पर एट अ टाइम जो हो परफॉर्म की जाती हैं। तो ये 2 टाइप्स हैं, इनके बस नाम आपने याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है जी सिस्टम क्लॉक की। सिस्टम क्लॉक बेसिकली क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, प्रोसेसर के अंदर ये लगा हुआ होता है और इसका काम क्या है कि इसने इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करने हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं आप इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का नाम भी देते हैं और ये बड़ी फास्ट स्पीड पर जो है ये जनरेट करता है। वो कहता है कि जितने भी कंप्यूटर के अंदर फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस के जनरेट होने पर परफॉर्म किए जाते हैं। इनको क्लॉक टिक का नाम भी दिया जाता है।
टिक से मुराद ये है कि जो सिस्टम क्लॉक है वो एक क्लॉक साइकिल जो हो इसको कंप्लीट करता है। टिक ऑफ द सिस्टम क्लॉक आर नोन एज क्लॉक साइकिल, कि ये जो क्लॉक टिक है, मैंने आपको कहा कि जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं प्रोसेसर ने वो इन क्लॉक टिक्स पर जो परफॉर्म करने हैं, या आप क्लॉक पल्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो टिक है, इस टिक को क्लॉक साइकिल का नाम भी दिया जाता है। सो कहता है कि क्लॉक कैन टिक फ्रॉम मिलियन टू ट्रिलियन टाइम्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में मिलियन से ट्रिलियन टाइम्स जो हो ये क्लॉक साइकिल जो कंप्लीट होता है, या क्लॉक टिक्स या जो क्लॉक पल्सेस जनरेट किए जाते हैं वो एक सेकंड में मिलियन से ट्रिलियन टाइम्स जो किए जाते हैं, और हर उसकी टिक पे या हर क्लॉक साइकिल पर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। सीपीयू की जो स्पीड है वो बेसिकली इसी क्लॉक टिक पर डिपेंड करती है। तो कहते हैं कि स्पीड एट विच द सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड और क्लॉक रेट। तो वो स्पीड जिससे जो सीपीयू हमारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है उसको क्लॉक स्पीड का नाम या क्लॉक रेट का नाम दिया जाता है, और इसको मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज के अंदर मेजर किया जाता है। ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो प्रोसेसर की स्पीड है उसको गीगाहर्ट्ज में या मेगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड पे जो एग्जांपल्स दी थी कि पेंटियम 1 या 2 या 3 जो प्रोसेसर्स थे उनकी स्पीड कितनी थी, उनकी मेगाहर्ट्ज से जो स्पीड शुरू हुई थी, और फिर जो पेंटियम 4 की स्पीड जो 1 गीगाहर्ट्ज तक गई थी। और फिर आजकल के जो प्रोसेसर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा जो गीगाहर्ट्ज में हमारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर वो हैं भी मल्टी कोर। तो वो कहता है हर्ट्ज मीन मशीन साइकिल्स पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितने मशीन साइकिल्स जो कंप्लीट किए जाते हैं। मेगाहर्ट्ज इज अ मिलियन ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, कि मेगाहर्ट्ज का मतलब ये कि इतने मिलियन साइकिल्स एक सेकेंड में परफॉर्म किए जाएंगे। यहाँ गीगाहर्ट्ज का मतलब ये कि इतने बिलियन साइकिल्स एक सेकेंड में परफॉर्म होंगे। प्रोसेसर ऑफ 3.0 गीगाहर्ट्ज कैन वर्क एट अ रेट ऑफ 3 बिलियन मशीन साइकिल्स पर सेकेंड, यानी ऐसा प्रोसेसर जिसकी स्पीड 3.0 गीगाहर्ट्ज है वो कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है, 3 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बिलियन टाइम्स क्लॉक साइकिल टिक्स परफॉर्म करते हैं, या 3 बिलियन इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट किए जाते हैं। तो आप जब 3 बिलियन इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट किए जाएंगे तो आप अंदाजा करें कि उस प्रोसेसर की हीट कितनी ज्यादा जो वो होगी। इसी वजह से उसको कूल रखने के लिए जो कूलिंग सिस्टम है जिसको हीट सिंक या फैन का नाम दिया जाता है वो जो प्रोसेसर के ऊपर लगाया जाता है, तो फिर प्रोसेसर जो वो वर्किंग ऑर्डर में होता है, उसके बगैर जो प्रोसेसर वर्क नहीं कर सकता। So the power of the CPU is determined by the speed at which it processes data। कि CPU की पावर कैसे जो डिटरमिन की जाती है वो यहीं से डिटरमिन की जाती है कि जो डेटा है वो किस स्पीड के साथ जो वो प्रोसेस किया जाता है। सो वो कहता है कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट द स्पीड, कि जो सिस्टम क्लॉक है ये एक ऐसा जो फैक्टर है जो कि हमारी स्पीड को अफेक्ट करता है। सिस्टम क्लॉक की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, यानी सिस्टम क्लॉक जिस स्पीड के साथ क्लॉक टिक्स करेगा, जिस स्पीड के साथ क्लॉक पल्सेस या इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जनरेट करेगा, उसी स्पीड के साथ हमारे जो जितने भी सिस्टम की जो टास्क हैं उसी स्पीड के साथ जो वो एग्जीक्यूट होंगे। तो कहते हैं हायर क्लॉक स्पीड मीन्स प्रोसेस मोर इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक सेकंड में एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद प्रोसेसर की ब्रांड्स आ जाते हैं जी। दो मेजर इसके प्रोसेसर के ब्रांड्स हैं।
एक जो ब्रांड है उसको इंटेल का नाम दिया जाता है और दूसरा जो ब्रांड है उसको AMD का नाम दिया जाता है। ये यहाँ पर प्रोसेसर्स की नेम है कि किस किस ब्रांड ने कौन कौन सा प्रोसेसर जो वो इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें कितने कितने कोड्स अवेलेबल थे। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए ये स्लाइड लगाई गई है, आप इसको जो वो रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बेंचमार्किंग के हवाले से है। बेंचमार्किंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम ओवरऑल अपने माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो रिजल्ट्स होते हैं इसके उसको बेंचमार्क का नाम दिया जाता है और आमतौर पर ये जो रिजल्ट्स होते हैं वो वेब पर जो वो पब्लिश कर दिए जाते हैं या किसी कंप्यूटर की मैगजीन या किसी आर्टिकल में जो उनको मेंशन कर दिया जाता है। बेंचमार्किंग जो हमें एक कंपैरिजन जो प्रोवाइड करती है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज हुआ है, डिफरेंट जो उसके अंदर जो उसका हार्डवेयर जो डिफरेंट है, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को जो मेजर कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो बेटर कौन सा है। तो हमारे पास जो विंडोज 7 और 8 है वो बेंचमार्क के लिए जो एक जो हमें फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है जिसको विंडोज एक्सपीरियंस इंडेक्स का नाम दिया जाता है। और ये जो विंडोज एक्सपीरियंस इंडेक्स है ये ओवरऑल जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करता है वाया वेब, जो वो ये चेक करता है कि प्रोसेसर की मेमोरी, उसके ग्राफिक्स या जो उसका स्टोरेज यूनिट है उसको कितने जो वो पॉइंट्स दिए जाएं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने एक पिक्चर जो यहाँ पर आपको जो वो बताने के लिए लगाई है कि ये परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल, ये कंट्रोल पैनल के अंदर जो ये ऑप्शन मौजूद होती है कंप्यूटर्स में, आप वहाँ पर क्लिक करें और रीड दिस कंप्यूटर पे क्लिक कर दें या रीड रन द असेसमेंट, ये असेसमेंट टेस्ट होता है, आप यहाँ पर क्लिक करना है। तो वाया इंटरनेट आपके सिस्टम के अंदर लगी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करके उसको स्कोर जो वो एक दिया जाता है और फिर उसका जो फाइनल स्कोर है वो आपको शो करवाया जाता है। तो इससे जो सिस्टम की रेटिंग है उसका हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट्स आ जाते हैं जी। हम बार बार बात कर रहे हैं कि प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन जो वो हमारी इंटरप्रेट करता है, उसको डिकोड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, वो फेच करता है मेमोरी से। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि प्रोसेसर इतनी इंस्ट्रक्शंस लेता है और फिर उनको डिकोड करके एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोसेसर कितनी तरह की इंस्ट्रक्शंस लेता है उसको इंस्ट्रक्शन सेट का नाम दिया जाता है। सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ सीपीयू इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट की टाइप्स जो हमारे पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा ट्रांसफ़र है और कंट्रोल ट्रांसफ़र है जी। ये इनमें से ये जो पहली दो हैं ये इनसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं जी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सारों को जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है। और इनको कौन जो वो परफॉर्म करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है? अरिथमेटिक यूनिट है सीपीयू का जो कि इनको एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका भी आपको पता है कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू और इक्वल टू, या इसमें नॉट इक्वल टू की ऑप्शन भी जो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस होती हैं ये सारी की सारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। मैं इसको नॉट इक्वल टू का साइन जो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो इनको कौन परफॉर्म करता है? ये जो लॉजिकल यूनिट है वो इनको एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं जी। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जब हमारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो उन इंस्ट्रक्शंस को डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इनपुट यूनिट से डेटा लिया और प्रोसेसिंग के लिए जो है मेमोरी के अंदर भेज दिया गया, मेमोरी में प्रोसेस हुआ और मेमोरी यूनिट से डेटा लिया और जो आउटपुट यूनिट है यानी जो मॉनिटर है या जो एलसीडी है वहां पर भेज दिया गया। तो ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। समटाइम ऐसा होता है
कि जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, मैंने आपको बताया था कि जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, यानी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाद में एग्जीक्यूट होती हैं। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनमें एक सीक्वेंस होता है कि इस सीक्वेंस के साथ हमारी ये तमाम की तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। सो वो कहते हैं कि जब ये इंस्ट्रक्शंस किसी सीक्वेंस के साथ जो एग्जीक्यूट होती हैं और उस सीक्वेंस के अंदर जो वो हम कोई चेंज लेकर आते हैं, कि हम कहते हैं कि अब इस सीक्वेंस के साथ ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो बल्कि ये जो कंट्रोल है ये फलां इंस्ट्रक्शन पे जो जंप कर जाए। मिसाल के तौर पे अगर पहली 5 इंस्ट्रक्शंस हैं तो मैं कहता हूँ पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, फिर 5वीं। अब 5वीं के बाद मैं कहता हूँ कि ये कंट्रोल जंप करे और 15वीं स्टेटमेंट पर चला जाए। इसको कहते हैं कंट्रोल ट्रांसफर, यानी हमारा जो इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल था वो 6ठी इंस्ट्रक्शन पर जाने की बजाय हमने उसको 15th इंस्ट्रक्शन पर जो भेज दिया है। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसको कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है। यानी चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ये हमारे इंस्ट्रक्शंस का जो सीक्वेंस है उसकी कंट्रोल को चेंज कर देती हैं। ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी अगली इंस्ट्रक्शन चलने के बजाय आप प्रोग्राम के किसी और हिस्से पर जो वो कंट्रोल भेज देते तो उसको कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास पाइपलाइनिंग का टॉपिक आ जाता है। ये हमारे आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है। मोस्ट करंट पर्सनल कंप्यूटर सपोर्ट द पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग एक्चुअली क्या होती है, वो कहता है कि जब एक मशीन साइकिल परफॉर्म किया जाता है तो उसमें आपको पता है कि 4 हमारी बेसिक जो स्टेप्स होते हैं मशीन साइकिल को कंप्लीट करने के। पहला जो स्टेप है उसमें फैच आ जाता है, फिर उसके बाद डिकोड आ जाता है, फिर एग्जीक्यूट आ जाता है और फिर स्टोर आ जाता है। जब ये चारों स्टेप परफॉर्म कर दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो मशीन साइकिल है वो कंप्लीट कर दिया गया है, यानी ये एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये 4 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। आप ये पढ़ चुके हैं कि इसको मशीन साइकिल कहते हैं। फिर उसके बाद दोबारा अगली इंस्ट्रक्शन जो फैच की जाती है उसको डिकोड किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो इस तरह से हर इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए ये 4 स्टेप जो परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो एक सीक्वेंस आप देख रहे हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट पाइपलाइनिंग, कि विदाउट पाइपलाइनिंग में ऐसे ही होता है। एक इंस्ट्रक्शन ली, उसको उसी को फैच किया, उसी को डिकोड किया, उसी को एग्जीक्यूट किया और उसी को स्टोर किया, फिर स्टोर करने के बाद अगली इंस्ट्रक्शन फैच की जाती है। लेकिन पाइपलाइनिंग में क्या होता है जी, पाइपलाइनिंग में वो कहता है कि पहले इंस्ट्रक्शन फैच की और उसको डिकोड किया, इसको यहीं पर ब्रेक कर दिया जाता है, यहीं पर स्टोर किया जाता है, यहीं पर रखा जाता है इसको, और अगली इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया जाता है। फिर वो दोबारा पहले इंस्ट्रक्शन पे आता है, जिसको डिकोड किया था उसको एग्जीक्यूट करता है, दूसरी इंस्ट्रक्शन पे आता है, उसको डिकोड करता है और अगली इंस्ट्रक्शन फैच कर ली जाती है। फिर वो पहली इंस्ट्रक्शन पे आता है, जिसको एग्जीक्यूट किया था उसको स्टोर किया, जिसको डिकोड किया था उसको एग्जीक्यूट किया, जिसे फैच किया था उसको डिकोड किया और अगली इंस्ट्रक्शन फैच कर ली। यानी आप यूं समझ लें कि विद पाइपलाइनिंग में पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने से पहले अगली इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया जाता है। प्रोसेस बिगिंस fetching a second instruction before it complete the machine cycle for the first instruction, कि पहली इंस्ट्रक्शन का मशीन साइकिल कंप्लीट करने से पहले अगली इंस्ट्रक्शन का जो मशीन साइकिल है उसको स्टार्ट कर लिया जाता है या उसको फेच कर लिया जाता है। इसको पाइपलाइनिंग का नाम दिया जाता है। इसमें जरा इंस्ट्रक्शंस आराम आराम से एग्जीक्यूट होती हैं, हमें वेट करना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि हमें लगता है कि साइमल्टेनियसली ये सारे काम जो वो हो रहे हैं, कि मैंने 2-3 इंस्ट्रक्शंस दी, उसमें पहली को फैच करके डिकोड किया, फिर अगली को फैच किया, फिर उसके बाद डिकोड करने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर इसको डिकोड कर दिया और अगली इंस्ट्रक्शन फैच कर ली। तो मुझे लगता है कि बस ये थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी जो वो काम हो रहा है, बिल्कुल स्टक नहीं होता सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप के
आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपने उनको अंडरस्टैंड किया होगा। कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस का वेट रहेगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर आपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।